हे गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए चैप्टर में और नए सब्जेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th का 71 MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वो भी जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी का चैप्टर 1 का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई एकदम जो है सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक पार्ट का जो है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, हम स्टार लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कोशिका का परिभाषा क्या होता है। तो कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई से बनी है। अब कोशिका का आकार, ठीक है ना, कोशिका का आकार लंबा, बेलनाकार, गोलाकार, चपटी होती है। अब नोट में लिख लीजिएगा, कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ठीक है ना। कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं वो लिख लीजिए, वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडामोनस इत्यादि, ठीक है ना। अब देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव अब किसे कहते हैं, वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य, जीव जंतु आदि, यानी कि मनुष्य हो गया तो जीव जंतु में तो मनुष्य ही आएगा, यानी कि जीव जंतु में सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही इसलिए मैंने जीव जंतु लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ल्यूकोसाइटस। अब ल्यूकोसाइटस किसे कहते हैं, हमारे रुधिर। रुधिर मतलब अब क्या होता है, रुधिर मतलब रक्त, रक्त रक्त यानी खून, ठीक है ना, खून। हमारे खून में मौजूद, ठीक है ना, हमारे खून में मौजूद श्वेत रक्त, श्वेत श्वेत रक्त, श्वेत मतलब उजला, या उजला, उजला या श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइटस कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल का आकार कैसा होता है। तो तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, पतला और लंबे तार की तरह। नोट में लिख लीजिए, तंत्रिकाओं कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है ना। जो कोशिका होता है, कोशिका कोशिका वो जीव के शरीर के, जो शरीर है ना, उसके आकार पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है उसका संख्या। अब मान लीजिए इतना छोटा कोशिका है तो इसमें इसमें और ये मान लीजिए इतना बड़ा कोशिका है, इसमें और इसमें, इतना में और इतना में, इन दोनों में तो कोशिका की संख्या अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने ये लिखा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तक, ठीक है ना, उत्तक एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोशिका की खोज कब हुई थी। तो कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर आंसर इसका सही होगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने, यानी ये नंबर आंसर सही होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं पीछे, क्वेश्चन बाकी तो नहीं था, वो यहाँ पर बाकी है, ठीक है ना। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने, यानी बी नंबर आंसर इसका सही होगा। और देखिए हमारा
हमारा जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं, किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहोइक। सिर्फ आप लीवेनहोइक लिखिएगा अगर फेयर में लिख रहे, ठीक है ना, उसका पूरा नाम ही है। दो यहाँ से स्टार मार्क्स निकल सकता है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी। अब जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1674 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए लीवेनहोइक कहाँ, ओ यार, लीवेनहोइक कहाँ का वैज्ञानिक था, कहाँ का? डच, यानी कि इसको इंग्लिश में नीदरलैंड बोलते हैं, या शायद इसको हिंदी में ही नीदरलैंड बोलते हैं, यानी सी नंबर इसका सही होगा। हमको उतना पता नहीं है। और देखिए 13 नंबर, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल और दानेदार सजीव जीव द्रव होते हैं? तो किसने बताया? तो पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने, वो भी 1839 में, ठीक है ना, 1839 में। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है? तो किस वैज्ञानिक ने बताया? रॉबर्ट ब्राउन। कितना में? 1831 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? तो किस वैज्ञानिक ने? स्लाइडेन ने, ठीक है ना, कितना में? 1838 ईस्वी में। और नोट में लिख लीजिएगा, स्लाइडेन को वनस्पति वैज्ञानिक भी कहा जाता है। स्लाइडेन को वनस्पति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक है ना, स्लाइडेन ऐसे बोल सकते हैं। एंड इसमें अगर इसी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा इसका क्वेश्चन, और लिख लीजिएगा वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, ठीक है ना। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? किस वैज्ञानिक ने? स्वान ने। कितना में? 1839 इसमें, ठीक है ना, सी नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका साइज, पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जीवों के शरीर की संरचना, जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, यानी कि सी नंबर इसका सही होगा। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो किसने बताया? बिरचो ने। कितना में? 1855 ईस्वी में। और इसका इसी नंबर होगा, ठीक है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है? देखिए एक कलर छूट गया है, पीडीएफ बनाने में छूटा है। प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, तो किसने? मैक्स सुलजे ने। कितना में? 1861 ईस्वी में, ठीक है ना, 1861 ईस्वी में, यानी कि इसका कितना एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा? कितना? बी। तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, मैक्स मैक्स सुलजे, एस एच यू एल टी जेड ई, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखिए 20 नंबर, किस वैज्ञानिक ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वांशुगत भाग लेता है? यानी कि पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है? तो किसने? स्ट्रासबर्गर। कितना में? 1884 में। कितना? 1884 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने और कब किया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल और ई रस्का ने 1931 में किया, यानी कि इसका बी नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। वो कौन कौन है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्र। तो आपका जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको लिए एक स्पेशल बनाया, ठीक है ना।
अब देखिए 23 नंबर, जीव द्रव किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव सम्मिलित। ओ यार, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव प्रोटो, हाँ देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, 24 का एक है जो कोशिका का प्रकार लिखा है, उसी में का एक नंबर कोशिका झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं वो लिखिए। प्रत्येक कोशिका के सबसे और बाहर और यहाँ पर लिखिए, बाहर और एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली होती है, आपको जो है कमेंट करके बताइए। तो कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की झिल्ली होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से। किससे? लिपिड तथा प्रोटीन से, यानी कि इसका बी नंबर आंसर एकदम एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य लिख लीजिए, पॉइंट 1 लिख लीजिए, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट लिखिए, यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। अभी इसमें और है, एक और पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट देखिए, जंतु कोशिका में यह सीलिया या फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है, इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में, यानी कि बी नंबर इसका आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किससे? सेलुलोज से, यानी कि सी नंबर आंसर। अब देखिए कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पूर्णतः पारगम्य, यानी कि आप सिर्फ पारगम्य लिखिए। ठीक है ना, सिर्फ आप पारगम्य लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का क्या क्या कार्य है? कोशिका का, वो शायद यहाँ पर कोशिका, यहाँ पर लिखिएगा, उस कोशिका कोशिका भित्ति। ठीक है ना। अब कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति का पहला पॉइंट देखिए, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, या कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली के द्वारा बनती है। ठीक है ना। यह कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33, वो 2 नंबर था ना, कोशिका का प्रकार, 2 नंबर कोशिका द्रव, उसी का लिखना है। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म किस प्रकार का पदार्थ है?
तो किस प्रकार का पदार्थ है? आपको जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए किस प्रकार का पदार्थ है। तो गाढ़ा, प्रभासी एवं चिपचिपा, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33 क्या बोल रहे हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म किस प्रकार का पदार्थ है? तो ए यार वो तो पहले वाला ही आ गया। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, कोशिकांग यानी कि कोशिकांग किसे कहते हैं, ठीक है ना, यही बोला है। कोशिका द्रव या कोशिका द्रव समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता, वर्ण वर्ण इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिका में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो इसको मैंने जो पढ़ा है इंग्लिश, क्या वो सही है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, किस कोशिका में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं? तो किस कोशिका में, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस कोशिका में कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं? तो किस कोशिका में? यूकैरियोटिक, यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे, यू ऐसे यूकैरी यूकैरियोटिक ऐसे, ठीक है ना, यानी कि इसका बी नंबर होगा। यहाँ पर एक और जो है एकले होगा, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिका में कोशिका अंग झिल्ली युक्त नहीं होते हैं? तो किस कोशिका में उस वक्त पूछा था कि झिल्ली युक्त होते हैं, अब इसमें पूछ रहा है किस कोशिका में झिल्ली युक्त नहीं होते हैं? तो किस में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी इसका भी बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए 38 नंबर, राइबोसोम किसे कहते हैं? तो राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। तो राइबोसोम एक ऐसे कण हैं जो केवल सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतः प्रद्रव्य जालिका सतह पर सटे होते हैं, ठीक है ना। इसका कार्य देखिए, 1 नंबर कार्य, राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गोल्जी उपकरण को सर्वप्रथम फैमिलो गोल्जी, किसने? फैमिलो गोल्जी, यानी कि बी नंबर आंसर इसका सही होगा। फैमिलो गोल्जी ने देखा था। ओ देखिए गोल्जी, यहाँ पर गोल्जी के ही नाम पर इनका फैमिलो गोल्जी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 40 नंबर, गोल्जी उपकरण सबसे पहले किस में पाया गया था? तो गोल्जी उपकरण सबसे पहले किस में पाया गया था? तो किस में पाया गया था? जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु कोशिका में, और वो भी कितना में? 1898 में। अब 41 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण का क्या क्या कार्य है? तो पॉइंट 1 देखिए, ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, कोशिका का मुख्य श्रावण यानी सेक्रेटरी अंगक है। अब तीसरा नंबर पॉइंट, लाइसोसोम एवं पेरोक्लिसोम के निर्माण में मददगार है। चौथा नंबर पॉइंट, किस परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है? शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। 1 2 3 4, पांचवा नंबर पॉइंट है इसमें। देखिए पांचवा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल प्लेट यानी कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम बहुत बहुत सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं जिनमें छोटी छोटी फुटिकाएं पाए जाते हैं, जिनकी चारों ओर एक पतली झिल्ली युक्त होती है, एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम
किसने देखा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे ने 1958 में, कितना में, 1958 में देखा था, यानी सी नंबर का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली यानी सुइसिडल बैग किसे कहा जाता है? सुइसिडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। सी नंबर आंसर सही होगा। हम देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का क्या क्या कार्य है। पहला पॉइंट देखिए, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट, अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों का पाचन कर कोशिका को साफ करता है। और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, जीवाणु और वायरस को रक्षा करता है, वायरस से रक्षा करता है। 1 2 3 4। चौथा पॉइंट देखिए, जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करता है। मतलब लाइसोसोम जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करता है, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है, उसी को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका द्रव कैसा दिखाई देता है? यानी कि क्या? माइक्रोस्कोप माइक्रो माइक्रो स्कोप नहीं ना होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका द्रव कैसा दिखाई देता है? धागेनुमा और दानेदार, यानी बी नंबर सही होगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस कोशिका में कम होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पादप कोशिका में कम होती है, ठीक है ना, पादप कोशिका में, यानी बी नंबर आंसर सही हो गया। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है? मतलब जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में तो नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, लेकिन जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है? तो लगभग लगभग 10,000 से अधिक। कितना? 10,000, 10,000, ठीक है ना, से अधिक, 10,000 टू मोर। यानी 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। नोट में लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पहला पॉइंट देखिए, बहुत बड़ा हो रहा है भाई। देखिए, इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागिरी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि कोशिकीय ऊर्जागिरी क्यों कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको शॉर्टकट में पावर हाउस ही बोलते हैं। उसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, ठीक है ना, और इसको फुल फॉर्म बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। इसमें और कार्य है देखिए, यह यह कोशिक यह ऊर्जा एटीपी यानी एडे क्या है भाई, क्या भाई, एडोनोसाइन, हाँ, एड ओ 5 मिनट हो गए। चलिए भाई, हमको जैसा आता है वैसे ही पढ़ देते हैं। एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट के रूप में जमा होता है, ठीक है ना, जमा रहता है। और देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। और अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। और अगला स्टार मार्क्स देखिए,
52 नंबर केंद्रक यानी इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस किसमें मौजूद होता है। तो केंद्रक के यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किसमें मौजूद होता है, तो केंद्रक माय डियर फ्रेंड्स सभी जीवित प्राणी में, किसमें, सभी जीवित प्राणी में मौजूद होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी फटाफट। देखिए 53 नंबर, 52 नंबर तो हो गया है, हाँ ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, झिल्ली युग सॉरी केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो आपसे कोई बोले तो सिंपल सा दो लाइन का भाषा बोल दीजिएगा उसको, ठीक है, समझ आ जाएगा उसको। अब देखिए केंद्रक द्रव किसे कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितना भी लिखा रहे हैं नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना रिवीजन भी कर रहे हैं तो और अच्छा है। नोट करके रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छा है। केंद्रक द्रव में महीन धागों की या क्या बोलते हैं, आप देख करके यानी कि देख करके नोट करके फिर देखेंगे यानी तो और बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको, शायद सभी क्वेश्चन तो नहीं, कोई एक दो क्वेश्चन नहीं याद होगा ना, तो हमको आप अगर आप ऐसा करेंगे देख करके नोट करके फिर देखेंगे ना, आपको हम कहते हैं गारंटी के साथ सभी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 99% जो है, सॉरी 90% आपको याद हो सकता है। एक ट्रिक आप लोग एक बार जरूर अपनाइएगा। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जल जैसी रचना को क्या कहते हैं। तो केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका। यहाँ पर मैटिन लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, क्रोमैटिन, इसको भी यहाँ पर क्रोमैटिन जालिका किससे बनी होती है। तो क्रोमैटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। अब देखिए 57, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करता है। तो डीएनए करता है, एकदम सिंपल, सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 58 नंबर, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ऐसे लिखते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर या कहीं भी एआई वेबसाइट पर जाकर मांग सकते हैं तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यही जो एक, अब डीन के अनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है ना। अब डीएनए का अनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं और उसके क्रियात्मक खंड को भी जीन कहते हैं, याद रखिएगा। ये हम चाहते तो इसको भी अगला स्टार मार्क्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी में आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जीन किसका वाहक होता है। तो एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। जीन के किसका वाहक होता है, बी नंबर, यानी कि पैतृक गुणों का। अब देखिए 61 नंबर, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है, ठीक है ना। वो जब अनुपस्थित होगा तो कोशिका विभाजन संभव नहीं होगा। कोशिका का विभाजन संभव ही नहीं है अगर केंद्रक नहीं होगा तो, ठीक है। अब देखिए केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचय यानी मेटाबॉलिक या जो भी बना या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। उसी में है उसी कार्य में है
किसका कार्य हम लोग पढ़ रहे थे? केंद्र का। हाँ, उसी का केंद्र का ही कार्य है अभी। कुछ जीव कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला अगला कार्य देखिए, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। माय डियर, अगला कार्य देखिए, अगला कार्य केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है, आपको क्या कमेंट करके बताना है। आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। यानी कि हम पूछ रहे हैं आरएनए, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है आरएनए का, आपको जो फुल फॉर्म दिखाना है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन। 62 केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और केंद्रक द्रव में एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार दोनों एक ही है, ठीक है ना। गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, उसी क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन। केंद्रिका का क्या क्या कार्य है? केंद्रिका का कार्य देख लीजिए। पहला कार्य देखिए, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी कि केंद्रिका में आरएनए का क्या संश्लेषण होता है। दूसरा कार्य देखिए, कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। जब कोशिका विभाजन होता है ना, उसमें केंद्रिका का विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। केंद्रिका वो भाई दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये 62 को जो है आप लोग क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एकदम। ये अगर आप लोग स्टार बनाकर लिख रहे हैं तो इस 63 को 62 में ही यहाँ पर ऐसे कार्य लिख कर ऐसे देकर वहां से यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर वहां पर इस कार्य को सीधे एक ही क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए संशोधन के लिए बोल दिए हैं। अब देखिए, गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? तो गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स और तीसरा है क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम क्या, अब क्रोमोसोम को आखिर इंग्लिश में कहते हैं क्या है? अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया है। तो क्रोमोसोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र, क्या गुणसूत्र, ठीक है ना। अब इसका बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बी नंबर पेलिकल कहते हैं, ठीक है ना। बी नंबर आंसर इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्रोमैटिड्स। क्रो कहाँ की है यह? क्रोमैटिन। क्रोम पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो क्रो क्रोमैटिक्स होगा। हाँ, यानी कि बी नंबर आंसर इसका होगा क्रोमैटिक्स, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यार। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, क्रोमैटिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में पाए जाने वाले दो समांतर कुंडलित धागेनुमा रचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स, यानी इसका भी बी नंबर आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 22 जोड़ा या 44, 23 जोड़ा या 46, 24 जोड़ा या 48 और डी नंबर 21 जोड़ा या 42? तो कितना? 23 जोड़ा, या इसको 46 बोल सकते हैं। सीधे आप 46 लिख सकते हैं या 23 जोड़ा लिखना होगा, ठीक है ना। 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़ा क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम, सीधे ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसका बी नंबर फाइनल आंसर होगा। अब देखिए, आप लोगों के लिए हमने कुछ जीवों को
जो उसका क्रोमोसोम कितना होता है, तो देखिए उसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम कितना होता है, 8 क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम यह गुणसूत्र यहाँ पर है। अब मक्के के पौधे का क्रोमोसोम कितना होता है, तो 20 क्रोमोसोम। अब टमाटर में कितना क्रोमोसोम होता है, 24 क्रोमोसोम। और आलू में कितना क्रोमोसोम, तो 48 क्रोमोसोम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा ऐसे बना करके। चाहे तो आप ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, आपका मर्जी है। देखिए अगला क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों के लिए ये स्पेशल बना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बना है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर है और यूकैरियोटिक कोशिका बीच में जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये अंतर का चिन्ह है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अंतर है। तो क्या क्या अंतर है देख लीजिए। पहला अंतर, प्रोकैरियोटिक का पहला अंतर देखिए, यह आद्य कोशिका है, इसका आकार प्राय 1 से इतना यूएम होता है। इसको क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है। जिन भाई को पता होगा, जिन माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उतना होता है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखिए इसका यूकैरियोटिक कोशिका का पहला अंतर देखिए, यह विकसित कोशिका है और देखिए यह आधे कोशिका है और यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्राय बड़ा होता है और इसका आकार क्या प्राय छोटा होता है, बहुत कम होता है। और ये 5 से 100 होता है, ठीक है ना। और ये वास्तविक में उपस्थित होता है और ये अनुपस्थित। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है, उसी अंतर में है। अब ये इसका अंतर देखिए क्या, किसका अंतर है, ये प्रोकैरियोटिक है। देखिए प्रोकैरियोटिक का केवल जीवाणु, यानी जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद है और यह सभी पादपों एवं जंतु में मौजूद होता है। केवल ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है ना। केवल ये जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद है, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका सभी में मौजूद होता है, पादप और जंतु दोनों में मौजूद है, सभी मतलब। अब देखिए इसका अगला अंतर, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। अगला इसका अंतर देखिए, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगला देखिए, गली एक क्या, वो इधर उधर हो गया, पीडीएफ में लग रहा है। देखिए हमको यहीं से लिखिएगा, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए हम आप लोगों के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए विसरण और प्रासरण का क्या महत्व है उसका पहला देखिए। पहला ऐसे लिख लीजिएगा, 8 लगभग 8 बनाए हैं इसका। जीव जगत में विसरण तथा प्रासरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। ये विसरण और प्राशन बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करते हैं, ठीक है ना। ओ यार, तो पहला देख लीजिए, पहला क्या है, जीव जगत में सॉरी इसी में है, विसरण के द्वारा गैसों, O2 यानी क्या होता है और CO2 क्या होता है आपको बताना है। O2 चलिए बता देते हैं। O2 यानी क्या होता है, ऑक्सीजन, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहर वातावरण के बीच होता है रखता है। और दूसरा नंबर देखिए महत्व, दूसरा महत्व क्या है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर देखिए महत्व, तीसरा, कोशिका को
अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में विसरण मदद करता है, ठीक है ना, विसरण। और चौथा देखिए, विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर विसरण द्वारा संपन्न होता है, विसरण द्वारा संपन्न होता है, इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पांचवा नंबर देखिए, प्रसारण के द्वारा पौधे अपने मूल रोग यानी रूट है हाइयस से जल अवशोषित करते हैं। छठा नंबर देखिए, पौधों की क्या पौधे की कोशिकाओं में प्रसारण द्वारा जल का संचलन होता है, यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है, ठीक है ना। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर तो यहाँ पर सॉरी सॉरी सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर रंध्रों यानी एस्टोमाटा, एस्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने में प्रसारण की मुख्य भूमिका होती है। अब ये लास्ट देखिए, आठवां नंबर पत्तियों, पत्तियों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका विसरण प्रसारण के सिद्धांत द्वारा होता है, इसमें फलों ऊतक भाग लेते हैं। हमको लग रहा है ये यूकैरियोटिक, और यहाँ पर देखिए हम लग रहा है हमको यहीं तक आपको बताएं, लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो है यहाँ और भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको भी। अगला अंतर देखिए, गोल्जी इन, हाँ देखिए, गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोकैरियोटिक में गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका जो है इसी अंतर का लास्ट वाला अंतर है देखिए, कोशिका विभाजन यानी फिशन का या मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है। कोशिका विभाजन माइटोसिस या माइटोसिस और म्यूसिस द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है ये अंतर यहाँ तक रहेगा, ठीक है। वो जो छोड़ दिए थे उसी में लिखिएगा। बहुत अगर मुझसे कोई गलती हुआ होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, कोई भी बताने में अगर गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी फेयर नोट्स जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी क्लास का डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए और इस पर कमेंट भी कर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास या अपने फ्रेंड्स के पास जो क्लास 9th के हैं। ये वीडियो देखने के बाद उनको जो है जीव विज्ञान का चैप्टर 1 का जो है इस नोट से बहुत ही ज़्यादा सहायता मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम हंसते रहिए, गाते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।